हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बोला था, जो कि एक एक वीडियो अपलोड किया। कुछ खास सा वीडियो नहीं बनाए थे, अच्छे से वीडियो उसको नहीं बना पाए थे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी में आप लोग को वीडियो देना चाहते थे। लेकिन मुझे लगा कि जल्दी जल्दी में हम वीडियो जो दिए हैं वो बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा क्वालिटी नहीं है, उसमें समझ में भी आपको नहीं आया होगा। तो इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वीडियो डालना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें करने लगा, तो मैं वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर से मैं वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, और इसमें मैं आपको लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अध्याय 1 है, और इस अध्याय 1 में हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर अध्याय 1 में मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड हम बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड तो हम ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं, लेकिन दोस्तों वो उस तरह से अब वीडियो हम नहीं डालेंगे। हम किस प्रकार से डालेंगे, तो यूपी बोर्ड 2024 में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। उसके बाद से 2023 का लाएंगे, 2024 का लाएंगे, ऐसे ही करते करते हम पूरा वीडियो आपको दे देंगे, और 22 का भी करा देंगे। यूपी बोर्ड 2025 के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। 24 फरवरी के एग्जाम के लिए ही आपका ये टारगेट क्लासेस शुरू किया गया है। अब समय बहुत बर्बाद कर लिए हैं, तो आप समय को बर्बाद ना करें, और जितना भी आपका टाइम बचे उस टाइम में कुछ अच्छा तैयारी करने का प्रयास करें। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। और यहाँ पर हमारा शुरू होगा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 और CaO और प्लस CO2 उष्मा माइनस उष्मा उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण होगा ये, तो आप चूंकि मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई यौगिक हो, जैसे CaCO3 हो गया, अगर ये यौगिक है और ये एक या एक से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया ही अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं है। वियोजन अभिक्रिया ही हमारा क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे इसमें हम, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 और Fe, Cu और प्लस FeSO4। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। दो ये बहुविकल्पी प्रश्न यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया चैप्टर 1 से। अब यहाँ पर आपको देखिए, मैं आपको जो डे 1 में एक वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर Cu देखेंगे और Fe देखेंगे, तो Fe Cu से क्या है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ये Fe जो है Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर विस्थापित कर दे रहा है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ डियर स्टूडेंट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो यहाँ पर देखिए कहा है कि सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं। सोडियम सल्फेट विलयन है एक, और उसको बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं, तो वो क्या क्या बनाएगा वो आपको लिखना है, और साथ में उसको संतुलित भी करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया सोडियम सल्फेट N2SO4, और उसके बाद से बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिख दिए। उसके बाद जैसे ही मैं लिख दिया गिब्स आउट, अब ये क्या क्या बनाएंगे, तो बेरियम सल्फेट और प्लस 2 NaCl, यानी कि और सोडियम क्लोराइड संतुलित करना है। देखिए यहाँ पर हमारा इस वाले में पार्ट में दिखेंगे तो सोडियम 2 है, सोडियम इधर भी हम 2 कर दिए हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरा मैं एक आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, तो कहा गया है Na2 सोडियम सल्फेट सोडियम SO4, यही है, और प्लस हमारा BaCl2, यही क्वेश्चन है। अब ये हमारा बना क्या रहा है, तो BaSO4 ये बना रहा है, और प्लस NaCl बना रहा है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है।
अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये सोडियम सल्फेट में सोडियम तो 2 है और यहाँ Cl भी 2 है, यानी कि हमारा Na और Cl जो ये प्रोडक्ट मिला है, इसको भी तो Cl को भी 2 होना चाहिए और Na को भी 2 होना चाहिए। तो दोनों को 2 करने के लिए हम 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब बात करते हैं Ba की, तो Ba यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, SO4 यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी SO4 एक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया, तो ये यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये वाला पॉइंट ही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पूछा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप ऊष्माशोषक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, ऊष्माक्षेपी, क्षेपी से ही समझ में आ जाए कि ऊष्मा बाहर होगी, और ऊष्माशोषी, शोषी मतलब शोषण, शोषण मतलब लेना, यानी कि अभिक्रिया जो भी ऊष्मा होगी इसमें ली जाएगी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वो देखिए, इसका डेफिनेशन हम निकालें तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन निकल कर आएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, या फिर बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे हमारा C और प्लस O2, C प्लस O2 दोनों हमारा जुड़ कर क्या बना लिया, CO2, और यहाँ पर मैं ऊष्मा को प्लस से दिखाया हूँ, यानी कि ऊष्मा क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है। अगर इस साइड में अगर दिखाई दे रहा है, मैं कलर चेंज कर कर भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए। अगर इस साइड में आपको कुछ भी चीज दिखाई दे रहा है, ऊष्मा लिखा है, तो इसका मतलब है ऊष्मा बाहर निकल रहा है। अब जैसे CH4 मीथेन ले लिए और यहाँ पर 2O2 ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराएं तो CO2 और H2O मिल रहा है हमें, प्लस इसमें से ऊष्मा हमारा क्या हो रहा है, निर्मुक्त हो रहा है, यानी कि इधर है तो बाहर है, बाहर है तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा निर्मुक्त हो रहा है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये इंडोथर्मिक अभिक्रिया क्या होती है, तो जिसमें हम ऊष्मा को देते हैं, बाहर से हमें ऊष्मा देनी पड़ती है अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे C+H2, और यहाँ पर देखिए ऊष्मा हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तब जाकर हमारा CO और प्लस H2 बन रहा है। अगर इसका नाम लिखना चाहिए तो नीचे लिख सकते हैं मोनो ऑक्साइड, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर हो जाएगा मोनो हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप देखिए सेकंड नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएं प्लस ऊष्मा दे दिए तो ये 2NO बना लिया। सिंपल सी बात, ये समझ में आ गया। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक उदाहरण सहित ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझिए पहले। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन, जैसे इस ऑक्सीजन को हम क्रिया कराएंगे तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ पर बना लिया हमारा 2CuO, बना लिया कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यही हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर एक हम देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का योग है, इसमें हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का योग कैसे होगा, तो देखिए इसमें का ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट कर बता दीजिए, मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं फॉन्ट बनाया हूँ जी, मैं PPT बना रखा हूँ, और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, तो इसलिए लाइक कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें 2 पद होते हैं, 2 पद दिए गए थे, जिसमें से हम एक पद को हटा दिए हैं, क्योंकि वो उतना खास नहीं है। वो 23 में पूछा गया, ये 24 में पूछा गया। तो निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि उदाहरण सहित में हमारा पहला ये विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जो कि 2024 में पूछा गया है और इस चैप्टर से। तो विकृत गंधिता को समझते हैं। तो विकृत गंधिता क्या है, तो भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप अप्रिय गंध
अप्रिय स्वाद हो जाना विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि कुछ चीजें अच्छा नहीं लगना, जैसे अप्रिय मतलब है कि आप गंध जो है आपको अच्छा नहीं लगे, स्वाद भी अच्छा नहीं लगे। अप्रिय मतलब अच्छा लगे खाने में भी और सूंघने में भी। ठीक, ऐसा इसलिए होता है कि समय के गुजरने पर इन भोज्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा का क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भोज्य तेल युक्त भोज्य पदार्थों में से अप्रिय गंध क्यों आती है, तो आप सिंपल सा बोल दीजिए कि ज्यादा दिन समय तक अगर आप रख देते हैं तो उसमें के जो तेल है या वसा है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। समझ में आया? आई होप कि समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है तो इसको हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया देना है। तो कैसे, चलिए एक यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमारा लेड नाइट्रेट ये है, लेड नाइट्रेट का सूत्र देख लीजिए। कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो PbNO3 का ट्वाइस। अब PbNO3 ट्वाइस को हम गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, 2PbO लेड ऑक्साइड और Na2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। अभी आपको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। देखो पहले आपको ये दो नहीं ध्यान देना, इस दो को मैं हटा देता हूँ, 4 को भी हटा देता हूँ। अब ओके है, यहाँ से भी मैं 2 को हटा दिया। ये आपका सूत्र होता है PbNO3 का ट्वाइस, और ये जब गर्म किया जाता है तो PbO और Na2 O2 में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं, और लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। इसको संतुलित करना है तो देखिए Pb एक है, Pb एक है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। नाइट्रोजन इसमें ऑक्सीजन 3 है और 2 से गुणा है, 3 दूना का 6, और नाइट्रोजन 2 है। एक बात बताइए, ऑक्सीजन कितना हो रहा है टोटल, एक ऑक्सीजन इसमें है और 2 इसमें, 3 और 3 3 2 5 ही हो रहा है। 6 करना है भाई, अब 6 कैसे होगा, सिंपल सा यहाँ पर करना है, कुछ नहीं है। तो 6 करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या किया गया है, समझ जाएंगे। PbNO3 में 2 से गुणा करा दीजिए और 2PbO यानी कि PbO में 2 से और NO2 में 4 से। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा कहा गया कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया बताइए। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला ये है और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है। कभी कभी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी पूछ देता है। ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ये दोनों याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि PbNO3 को गर्म करेंगे तो PbO NO2 और O2 बनाएगा। एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट को अगर हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। कभी कभी क्या होगा कि ये हिंदी वाला शब्द ही लिख कर दे देगा ऐसे ही, और कहेगा कि इसको लिखिए, संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए आपको ये वाला तो याद होगा, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इतना तो आप समझदार हैं ही, समझ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा है कि जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। देखिए ये है जिंक और ये है सिल्वर नाइट्रेट, क्रिया कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा, जो कि फॉर्मूला ये है, और प्लस सिल्वर ये। संतुलित करना है तो संतुलित देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है, ये छोटी छोटी पॉइंट आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। और भाई अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार, सच बोल रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में ही डूब मरो। अबे यार ये नहीं आ रहा है, देखो यही तो है ना, अभी कराए हैं, पहला क्वेश्चन है, अब ये नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये खत्म हुआ हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि देखिए अभी आपको जो पीछे पढ़ा है वही यहाँ पर पूछ दिया गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनाएगा। कैसे बनाएगा तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का ट्वाइस और CO और CaCO3 और H2 बना लिया। नहीं समझ में आया, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ले लीजिए CaOH का ट्वाइस और प्लस
आपको क्रिया कराना है किससे? क्रिया कराना है CO2 से, CO2। तो ये क्या बनाएगा? पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 बना लिया, और प्लस इसमें से निर्मुक्त क्या होगा? तो जल। अगर देखिए अभी आपको नहीं समझ में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, ये आपको उतना नहीं समझना है। आप सेकेंड चैप्टर अभी का अभी खोल लीजिए और उस सेकेंड चैप्टर के सभी अभिक्रिया को आप पढ़ डालिए। अगर उसको पढ़ डालते हैं तो समझिए कि ये वाला आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आया? CaOH का ट्वाइस और CO2 इन दोनों को जब क्रिया कराएं तो हमारा बन गया क्या? CaCO3, और ये हमारा निकल कर आया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप महागधे हैं, और कुछ नहीं कह सकते, आप महागधे हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। अब इतना इजी नहीं आएगा यार। बेरियम क्लोराइड का अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिखाए थे पीछे, BaCl2, और पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर आपको दिखाना है, और इन दोनों का क्या करा देना है? क्रिया करा देना है। तो देखिए बेरियम सल्फेट हमारा ये हो गया, पोटेशियम सल्फेट ये हो गया, दोनों का क्रिया कराएंगे तो BaSO4 और 2KCl बना लिया, यानी कि ये संतुलित समीकरण भी है हमारा, देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक यानी कि Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। अब यार इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, मतलब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो ना यार, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या क्या है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है, और जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक यहाँ पर हो गया और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब गिब्स आउट में हमें क्या मिलेगा? तो पहले तो हमारा ZnSO4 मिल जाएगा, ZnSO4, H2SO4 होता है, याद रखिए, ZnSO4 मिलेगा और प्लस H2 मिलेगा। अब इसी को तो संतुलित करना है यार, हाइड्रोजन मिल रहा है। देखो Zn एक है, Zn एक है, ठीक है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, ठीक, लेकिन हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है। सिंपल से ये संतुलित होगा ही, संतुलित नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। देखो ऑलरेडी संतुलित है, संतुलित नहीं करना है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। यार ये याद रखो, AgNO3। और उसके बाद से जिंक क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट बना लेगा, जिंक नाइट्रेट बना लिया। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ। देखो AgNO3 ZnCl2, अब ये क्रिया करेगा, ये बना लिया, उसके बाद से एक बनाने लेगा AgCl। इतना तो आना ही चाहिए, नॉर्मल बात है। अगर नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मत हो जाओ। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि योगात्मक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसके 2 उदाहरण दीजिए। ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और ये आपको कहाँ से आंसर लिखना है मैं अभी आपको जस्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप में ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसलिए मैं वहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। अरे यार इसे संतुलित नहीं कर लोगे? संतुलित करना तो वेरी इजी है। आप कहोगे कैसे इजी है? तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक पेज लेकर। जैसे हमारा Fe और H2 दिया है, मैं एक पेज लेता हूँ। हमारा दिया है Fe और प्लस H2, यही दिया है ना। और गिब्स आउट में क्या बना रहा है? गिब्स आउट में हमारा बन रहा है Fe3O4, Fe3O4, और प्लस में क्या बन रहा है? प्लस में हमारा बन रहा है H2, प्लस में हमारा बन रहा है H2। देखो इसे संतुलित करना है ना, संतुलित करना बहुत ईजी है दोस्त। देखो कैसे करेंगे, सामने दिखा रहे हैं। Fe एक है, Fe3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा दो, 3 से मल्टीप्लाई करा दिए तो Fe3 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है? देखो ऑक्सीजन अब तुमको दिखाई दे रहा होगा यार कि एक है, तो 4 करना है, 4 से यहाँ पर सामने इसका कर दो, तो 4 से करोगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, 4 से यहाँ कर दो, सिंपल सा हो गया। ये रिएक्शन इतना ही है बस। क्लियर हुआ? आई होप कि क्लियर होगा। सेकेंड नंबर आप हमको कर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए केवल रासायनिक समीकरण। यहाँ पर आपको संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है, उसका भी केवल रासायनिक समीकरण।
संयोजन अभिक्रिया होना चाहिए। तो C+O2 कर दो ना भाई इक्वल टू CO2, ये भी तो संयोजन अभिक्रिया है, हो गया खत्म। नेक्स्ट नंबर दीजिए, देखिए बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ईजी है यार, अभी आपको ऑलरेडी सब ऊपर कराए हैं। देखो सबसे पहला हमारा पहला देखो हम संतुलित कर दिखाएं, ये हमारा हो गया। दूसरा आप लोग को करना है, कर कर भेजिएगा, मैं इसको काट दे रहा हूँ ताकि आप देखें ना, देख कर देंगे आप। उसके बाद से यहाँ पर देखो हम अभी आपको बताए थे संयोजन अभिक्रिया, तो Mg+O2 भी दे सकते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर C+O2 भी दे सकते हैं, CO2। देखो ये वाला रिएक्शन अभी आपको ऊपर कराया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये किसका था, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड इसी का है। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा दोस्तों, लेकिन ये मत कहिए समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से देखिए ये दो टाइप से पूछेगा, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया तैयार कर लेते हैं तो ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं 2024 में पूछा गया। तो मैं आपको इसका तैयार कराऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया का टोटल तैयार करा रहा हूँ, बाकी आप ये आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें लिए गए मूल पदार्थ या फिर उसको कहते हैं अभिकारक अपनी प्रकृति अथवा पहचान खोकर भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, अर्थात प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A+C का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो C+D उत्पाद बन रहा है। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ से। तो होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसको योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और इसी को बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। ठीक, अब बात करें, देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर अभिक्रिया के पश्चात एक ही यौगिक बनाते हैं। अभिक्रिया के पश्चात कितना यौगिक बनाए, एक ही यौगिक बनाए, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। Mg+O2 का एग्जाम्पल दे देंगे, MgO, या फिर CO2 का एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का अभी नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक ही पदार्थ होगा जो दो या दो से अधिक में वियोजित हो जाएगा। अब यहाँ पर उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में हम देखिए, अब थोड़ा सा हम एक चीज और बता दें कि वियोजन अभिक्रिया तीन टाइप की होती है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। जिसमें हम बात करें उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो देखो अभी PbNO3 आपको पढ़ा है, उसी का एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आपको और ज्यादा रिलेट करने में आसानी हो। तो बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के कारण होती है। वियोजन अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के कारण होती है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन देना चाहें तो दीजिएगा कि वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के अवशोषण के कारण होती है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर डेल्टा जैसा ये जो साइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं गर्म करना। ठीक, तो यहाँ पर आपको तो ये अभी ऑलरेडी बताया, देख सकते हैं। विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे कि यौगिक की गलित अवस्था या जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब होने वाली वियोजन अभिक्रियाएं विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल देना चाहिए तो 2NaCl दे सकते हैं, 2NaCl दे सकते हैं। नमक को आप पानी में घोल दीजिएगा तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा Na+Cl- में। तो यही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण से होती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जांपल 2AgCl वाला रहेगा, 2Ag+Cl2। ये बहुत ही ईजी रहेगा आप लोग के याद करने के लिए, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को ले रखा हूँ। ठीक,
विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हम आप जानते हैं कि यदि कोई सक्रिय तत्व है तो वो किसी भी यौगिक में उपस्थित निष्क्रिय तत्व को या उससे कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देगा। लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में बताए हैं। Zn है, CuSO4 है, तो ये कैसे विस्थापित करते हैं वो ऑलरेडी बता रखे हैं। तो Zn Cu को विस्थापित करके क्या बना देगा, ZnSO4 और Cu को हटा देगा। समझ में आ गया? तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वे अभिक्रिया जिनमें दो परमाणु या परमाणु के समूहों के अदला बदली हो जाती है, परमाणु समूहों के अदला बदली हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और कभी कभी यही वाला एग्जाम्पल आपको लिख कर दे देगा कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट को संतुलित कीजिए, तो ये याद रखिएगा। लास्ट और जाते जाते ये खत्म करते चलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर ये अभिकृत होकर अविलेय पदार्थ बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, कभी कभी आपसे पूछ दे कि अवक्षेप क्या है, तो अवक्षेप में बोलेंगे कि किसी अभिक्रिया में यदि कोई अविलेय पदार्थ बनता है तो उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये हम बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक के जलीय विलयन मिलाने पर ये अभिक्रित होकर अविलेय पदार्थ यानी कि अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं चूना का पानी या चूना पत्थर, जो कि अभी आपको ऑलरेडी इसका रिएक्शन कराकर दिखाया है। तो ये जब CuOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनता है और प्लस H2 हमारा प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि अभी ऑलरेडी क्वेश्चन आया था, तो वे अभिक्रिया जिनमें अम्ल और क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, एक क्षार ले लीजिए, एक अम्ल ले लीजिए, दोनों का क्रिया कराइए, आपको बन जाएगा एक लवण और एक जल। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं यहाँ पर NOH और HCl, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करें तो जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों ही एक साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो एक कर दीजिए, और आपको अगर ये नोट चाहिए तो मैं नोट के लिए भी बता दे रहा हूँ आपको। वेबसाइट है पुस्तक, ये नोट कर लीजिएगा, पुस्तक ड्राइव, यहाँ पर भी है, ड्राइव डॉट लगाइएगा, ऐसे डॉट, उसके बाद से लिखिएगा ब्लॉगस्पॉट डॉट और लगाई दीजिएगा कम। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये PDF प्रोवाइड कराया रहेंगे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 से रहेगा, और धीरे धीरे मैं आपका सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।